दुख जाता है बेटा। ठीक है, हमने पढ़ा बेटा, फटाफट से मेरे साथ क्विक रिवीजन करो यहां तक का 2-3 मिनट में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, हमने पढ़ा बेटा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट ब्रीदिंग इज सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, वेयर एज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 5 स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, नंबर 2 स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, नंबर 3 स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड, नंबर 4 स्टेप होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड सिस्टमिक कैपिलरी, नंबर 5 स्टेप होता है यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं कि बंदा कहां रह रहा है। हैबिट एंड हैबिटेट, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूजिंग गिल्स, पानी में रहने वाले यूजुअली करते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, यूजुअली अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मैम दूसरा चीज पर जो डिपेंड करता है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा हो सकता है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूजुअली बेटा सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन वाले एनिमल्स के तो सिंपल डिफ्यूजन होता है थ्रू द बॉडी वॉल। ऑर्गन सिस्टम में एश्केहेलमिंथेस में भी मैंने बताया सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल। इसके अलावा मैम जैसे आपको दिया हुआ है कि इंसेक्ट्स में क्या होता है बेटा, इंसेक्ट्स में होता है ट्रेकियल सिस्टम। फिर आपको दिया हुआ है अर्थवर्म में ज़ैनोलिडा मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। फिर दिया हुआ है एम्फीबिया में बेटा मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यूज होते हैं। फिर बात करते हैं बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीड्स टू नेजल चेंबर, नेजल कैविटी लीड्स टू इंटरनल नॉस्ट्रल्स लीड्स टू बेटा फैरिंग्स, विच जो कॉमन पैसेज फॉर बेटा फूड एज वेल एज बेटा एयर। फैरिंग्स में ही आपका ट्रेकिया ओपन होता है, फैरिंग्स में ही ईसोफेगस ओपन होता है, ट्रेकिया वेंट्रल साइड पे होता है, ईसोफेगस डॉर्सल साइड पे होता है। आपका बेटा फैरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, इट हैज वोकल कॉर्ड्स जिसमें साउंड प्रोडक्शन होती है। लैरिंग्स का एक कार्टिलेज होता है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो एपिग्लॉटिस आपके ट्रेकिया का ग्लॉटिस जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की उसको कवर करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। ट्रेकिया इज बेटा प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इट इज द विंड पाइप, इट डिवाइड्स इनटू बेटा फिफ्थ थोरैसिक, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे इट डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी इनटू टर्शरी, एंड ब्रोंकाई के बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स बेटा प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रेकिया में भी होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे ये नहीं होते। आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पार्ट जो होता है वो आपका कंडक्टिंग जोन बनाता है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं बेटा आपके एल्वियोलर डक्ट और आपकी एल्वियोलाई। जो एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई है वो आपका एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन बनाते हैं बेटा, जहां से एक्चुअल में एयर की एक्सचेंज होती है। बात करते हैं बेटा आपके कंडक्टिंग जोन का फंक्शन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, है ना, ये सब आपके कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर बेटा आपने पढ़ा कि आपके पास जो लंग्स है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पेराइटल प्लूरा आउटसाइड, विसरल प्लूरा इनसाइड, दोनों के बीच में होता है बेटा प्लूरल फ्लूइड जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, आपके लेफ्ट लंग में एक नॉच होती है, कार्डियक नॉच, क्योंकि आपका हार्ट जो होता है स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। फिर आपने बेटा पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डायफ्राम यूज होता है और इंटरकोस्टल मसल्स यूज होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर आपने पढ़ा मैम जो रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है, एयर का जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की रीजन में होता है। अगर मुझे इनहेल करना है तो भैया आउटसाइड का प्रेशर ज्यादा, इनसाइड का प्रेशर कम होना चाहिए। अगर मुझे एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर मैम कम होना चाहिए। पर हम प्रेशर को मैम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर को हमें वॉल्यूम के थ्रू चेंज करना होता है, बिकॉज प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मुझे इनहेल करना था तो मेरे अंदर का प्रेशर मैम होना चाहिए था कम, उसके लिए मुझे अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना था, इंक्रीज करना था। तो मैंने डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। जब हम डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डोम से हो जाता है फ्लैट, जब वो डोम से फ्लैट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज एंटीरियो पोस्टीरियरली। जब रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे बेटा, जब मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरा रिब्स एंड स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज डॉर्सो वेंट्रली, दोनों केसेस में वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम इनसाइड। जब मुझे एक्सहेल करना है मैम तो जिनको कॉन्ट्रैक्ट किया था उनको वापस से रिलैक्स कर दो। एक्सहेल करना है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो अंदर का वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम कम करना है तो डायाफ्राम को वापस से रिलैक्स कर दो, वो फ्लैट से वापस डोम शेप हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उनको वापस से रिलैक्स कर दो, रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ आ जाएंगी। दोनों केसेस में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डायाफ्राम के लिए एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन और बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के लिए डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन। वॉल्यूम डिक्रीज
इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर गोज आउटसाइड। मैम फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए कुछ एडिशनल मसल्स यूज होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, नॉट डिस्क्राइब्ड इन एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच बोलने के लिए। मैं आप लोगों को बेटा वेलकम बोल देती हूँ पहले से, और अब हम अगले टॉपिक को बेटा स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना यार, 104 से ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है 40 वाले एरिया में। 104 से जब ऑक्सीजन को, ये मैं फाइनल समरी दे रही हूं, 104 से जब ऑक्सीजन बेटा 40 में डिफ्यूज करती है तो यहां से जाने वाले ब्लड में अब ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 95 हो जाता है। जब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में एंटर करेगा और बेटा इवेंचुअली तुम्हारे टिश्यूज के पास जाएगा सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, तो 95 से ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है बेटा 40 वाले डायरेक्शन में। जब ऑक्सीजन को 95 से बेटा 40 में डिफ्यूज कर दोगे तो मैम ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है मैम, 95 से 40 में डिफ्यूज किया ऑक्सीजन को, तो यहां से जाने वाले ब्लड में मैम 95 तो नहीं दिखेगा ना मैम, कितना दिखता है मैम? 40 दिखता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 दिखता है। और CO2 की भी कहानी वही है, 45 से 40, 45 से 40 से बढ़ के ये प्रेशर कितना हो गया? 45। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, 45 से 40। सिंपल, सिंपल है बेटा। अब आपको अगर बेटा इसका कंक्लूजन याद रखना है तो आप बेटा टेबल याद रख सकते हो, तो आप एनसीईआरटी की टेबल याद रख सकते हो। इवेंचुअली आपको